हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण। क्योंकि आज बहुत ख़ास दिन है इसलिए हम इस खास टॉपिक को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज क्या है। तो आज के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। हर साल 5 जून के दिन हम ये दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। कब से मना रहे हैं? 1974 से। तो 5 जून 1974 से हर साल 5 जून के दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। और इस साल मतलब 2020 की जो थीम है वो है टाइम फॉर नेचर। ये थीम आप याद रखिएगा, टाइम फॉर नेचर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है पोल्यूशन या प्रदूषण। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रदूषण होता क्या है। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, फिर हम जानेंगे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण के प्रभाव, उससे होने वाले जो मानव शरीर पर इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रदूषण से। हम सभी जानते हैं कि आजकल औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। कारखानों में हम जो हमारे संसाधन हैं उनका उपयोग हम अंधाधुंध किए जा रहे हैं। हम कार्बन उत्सर्जन करते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? प्रदूषण होता है। वातावरण में बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं जिसके कारण वातावरण खराब होता है। तो प्रदूषण क्या है? हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के अजैविक घटक मतलब वायु, जल और मृदा में अगर कुछ अवांछनीय परिवर्तन होते हैं जिससे जीवन और जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। मतलब पोल्यूशन का अगर हम प्रदूषण का सीधे शब्दों में अर्थ निकालें तो हमारी वायु, जल, मृदा, ध्वनि इत्यादि चीज़ों पे जो हमारे कारण या प्रकृति के कारण जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, जो नकारात्मक इफेक्ट पड़ रहे हैं, अवांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें ही हम प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण करता कौन है? जो प्रदूषण करता है उसे हम प्रदूषक कहते हैं। जो प्रदूषण करता है उसे हम प्रदूषक कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में जो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक प्राकृतिक भी हो सकते हैं और प्रदूषक जो होते हैं वो मानव जनित भी हो सकते हैं। जैसे हम उत्सर्जित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम उत्सर्जित करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो ये मानव जनित प्रदूषक कहलाएंगे। तो प्रदूषक को हमने कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया है। अगर हम देखें स्टेट या अवस्था के आधार पर प्रदूषक, तो हम जानते हैं सभी, हालांकि आजकल तो 5 स्टेट हो चुकी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और ईबीसी। लेकिन जो हम फिजिकली जिन स्टेट्स की बात करते हैं वो 3 ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस प्रदूषक देखेंगे, तरल और गैसेस। तो ठोस प्रदूषण में आता है जो धूलकण होते हैं, एरोसॉल, पारा मतलब मरकरी, सीसा मतलब लेड इत्यादि के जो कण होते हैं वो ठोस प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। अगर हम लिक्विड प्रदूषक या तरल प्रदूषक की बात करें तो तरल प्रदूषक में अमोनिया गैस, अमोनिया, NH4, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल इत्यादि, या खनिज तेल का जो रिसाव हो जाता है, जब बड़े बड़े जहाज़ों से समुद्र से तेलों को लाया जाता है तो कई गैलन तेल जो है वो समुद्र में बह जाता है, जिसके कारण समुद्र का जल प्रदूषित हो जाता है। तो जो हमारे खनिज तेल हैं वो भी क्या है, वो प्रदूषक का कार्य करते हैं। गैसीय प्रदूषक के बारे में बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा कुछ और गैसेस भी हैं, ओजोन है, मीथेन है। ये भी गैसीय प्रदूषक होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। हालांकि एक और तरीके से इसका विभाजन किया जा सकता है निस्तारण की प्रकृति के आधार पर। हमने प्रदूषक को 2 भागों में बांटा है। एक है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया और जो आसपास जो भी जीवाणु और विषाणु हैं उनके माध्यम से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो अगर नष्ट कर दिया जाए तो वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैसे कि कचरा, मल मूत्र, सीवेज, अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास पदार्थ ऐसे भी हैं जो लंबे समय तक पृथ्वी पर डले रहते हैं और
वो विघटित नहीं होते। जैविक क्रियाओं के द्वारा या बैक्टीरिया वायरस के द्वारा जिनका विघटन नहीं होता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बहुत बड़ा प्रदूषक माना जाता है क्योंकि सदियां लग जाती हैं और प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, विघटित नहीं होता। तो प्लास्टिक, भारी धातु, डीडीटी, रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो सक्रिय तत्व, ये सारे जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाते हैं। तो निस्तारण की प्रकृति के आधार पर हमने प्रदूषक को दो भागों में बांट लिया है, एक बायोडिग्रेडेबल जो विघटित हो जाए और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल जो विघटित नहीं होते। तो चलिए हम जानते हैं एक और शब्द जिसका नाम है बायोमैग्निफिकेशन। जैसे कि कोई अवशिष्ट पदार्थ है, ये लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, इन सभी में हम लेड का यूज़ करते हैं इनको बनाने में हम मरकरी का यूज़ भी करते हैं और ये सारे पदार्थों को डंप कर दिया जाता है समुद्र में। तो समुद्र में जब ये प्रदूषक बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं या पृथ्वी पे बने रहते हैं तो आसपास के जो जीव जंतु हैं उसे अवशोषित कर लेते हैं। जैसे हमारी जो मछलियाँ हैं, मछलियों के गिल्स पे जहाँ से वो सांस लेती हैं उस पर रेडियो एक्टिव मटेरियल जाके रुक जाते हैं, जिससे उनकी श्वसन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। साथ ही साथ छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और बड़ी मछली को इंसान खा लेते हैं। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो पारा है, जो लेड है, वो इंसानों तक इस खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पहुंच जाता है। इसी खाद्य श्रृंखला से गुजरते हुए ये प्रदूषक लंबे समय तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। इस प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मरकरी या पारा के कारण एक रोग होता है जिसका नाम है मीना माता रोग। तो मीना माता रोग कैसे हुआ? मछलियों ने पारा खाया और वो पारा मछलियों के माध्यम से, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से इंसानों में पहुंचा। तो जापान में एक डिसीज़ हो गई जिसका नाम था मीना माता। तो इस प्रक्रिया को हम जैव आवर्धन कहते हैं। चलिए बात करते हैं जो प्रदूषण है, बहुत सारे प्रकार के प्रदूषणों को हमें डिस्कस करना है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, समुद्र का प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण हैं। तो एक एक करके हम वीडियो बनाते जाएंगे आपके लिए। पहला ये जो हमारा वीडियो है वो है वायु प्रदूषण पे, एयर पोल्यूशन पे। अगर मैं एयर की बात करूं तो हमारे अगर वायुमंडल की बात करूं तो वायुमंडल क्या है? एक मिश्रण है, बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है जो हमारे पृथ्वी में चारों तरफ फैला हुआ है। कुछ कंपोजिशन इम्पॉर्टेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 20.94 या जनरली हम बोलते हैं 21% ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो बहुत सारी गैसेस का मिश्रण जो होता है वो वायुमंडल कहलाता है। अगर इस मिश्रण में किसी एक गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाए और दूसरे प्रदूषक तत्व भी इसमें आकर मिल जाए तो उसको ही हम वायु प्रदूषण बोल देते हैं। यदि वायु में प्रदूषण कणों की मात्रा अधिक हो जाए और उसको ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण प्राकृतिक भी हो सकता है और मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। वायु प्रदूषण के लिए जो मुख्यतः उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फ्लाई ऐश है और स्मोग मतलब कोहरा इत्यादि जो है वो वायु प्रदूषण के मुख्य कारण माने जाते हैं। चलिए हम देखते हैं एक एक करके सारी बातें कि वायु प्रदूषक के कारक कौन कौन से हैं और उनके कारण मानव शरीर पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं पड़ती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO। देखिए आपने सुना होगा कि इंसान की दम घुटने से मृत्यु हो गई। दम घुटने से क्या तात्पर्य है कि जिस कमरे में वो था वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आई जिसके कारण उस व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और सांस ना ले पाने के कारण उस व्यक्ति का दम घुटने से मृत्यु हो गई। तो दम घुटने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। हम सभी लोग जानते हैं किसी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की कम मात्रा में कोई चीज़ जलती है तो तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन की तरफ 300% ज़्यादा आकर्षित होती है और हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है जिससे इंसान की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। अब एक कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या है? तो इसका मुख्य सोर्स जो है वो सिगरेट है। सिगरेट का जो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के लिए उत्तरदायी होता है।
ठीक है। अगली हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। जब भी हम जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं, कोई भी कार्बनिक पदार्थों को जलाते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ग्रीन हाउस गैस का मतलब है जब ये वातावरण में बढ़ती है इसकी मात्रा, तो ये वातावरण के तापमान को बढ़ा देता है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलते हैं, चक्रवात आना, अभी अम्फान का आना, या अम्फान के साथ साथ अभी निसर्ग तूफान का आना। ये सब का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ? इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस या जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके निकलने के कारण हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक प्रमुख वायु प्रदूषक माना जाता है। अगला हम देख लेते हैं मीथेन। मीथेन की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। यही आपकी CNG गैस भी होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस मीथेन। तो मीथेन भी हम सभी जानते हैं ग्रीन हाउस गैस है। जब वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये वातावरण के तापमान को वृद्धि कर देती है। तो मीथेन गैस कहाँ से मिलती है? तो मीथेन गैस सबसे पहले तो जो दलदली भूमि होती है या जो पेड़ पौधे लंबे समय तक पानी में हैं, उनसे मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। साथ ही साथ जो चराई वाले जानवर, गाय, ऊँट इत्यादि, उनसे भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है और ये भी एक प्रमुख वायु प्रदूषक गैस मानी जाती है। अगला आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC। हालांकि CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि ये ओजोन डिप्लीशन के लिए, ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी थी। इसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर में, पेंट के डब्बे में इत्यादि चीज़ों में किया करते थे, और इसका जो रिप्लेस कर दिया गया है इसे HFC से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक प्रमुख वायु प्रदूषक माना जाता है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ चलती हैं उनसे जो गैस निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और वो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है यह वायु में उपस्थित मॉइस्चर मतलब वाटर H2O के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है, और सल्फ्यूरिक अम्ल, यही अम्ल वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में पहुंच जाता है। साथ ही साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। तो ये कह सकते हैं एक प्रमुख वायु प्रदूषक गैस मानी जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला जो है हमारा वो है शीशा, जिसको हम PV से दिखाते हैं, PV, लेड भी बोलते हैं इसे। तो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं वो लेड के पाए जाते हैं, और जब लेड हमारे शरीर में पहुंचता है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए बहुत खतरनाक माना जाता है लेड। अंत में आ रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। NO2 भी एक प्रमुख वायु प्रदूषक गैस मानी जाती है। ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से उत्सर्जित होती है। कारखाने के धुएं से भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हमने देखा ये कुछ प्रमुख वायु प्रदूषक थे: कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ओजोन भी एक वायु प्रदूषक गैस है। ये तो प्रमुख है, मतलब प्राथमिक प्रदूषक हैं। अगर मैं सेकेंडरी या अन्य प्रदूषक की बात करूँ तो इसके अंतर्गत आते हैं एरोसॉल। अगर एरोसॉल की बात की जाए तो कोई भी जब जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है या वॉल्केनो इरप्शन या ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो वायु में प्रवेश कर जाते हैं, हमारी वायु में मिल जाते हैं। लगभग 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, 10 माइक्रोन तक, माइक्रो समझते हैं ना, 10⁻⁶, इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और ये हमारे वायु में मिल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। इसे ही हम एरोसॉल कहते हैं। यही हमारा एरोसॉल है और एक प्रमुख वायु प्रदूषक कहलाता है। अगर मैं धूम की बात करूँ, धूम, कोहरा या स्मोक की बात करूँ,
हाँ, एक और बात एरोसॉल के बारे में, ये एरोसॉल के कण बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि सूरज से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। हम सभी जानते हैं हरित गैसें क्या करती हैं, सूरज के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। लेकिन एरोसॉल क्या करते हैं, जो सूरज का तापमान आ रहा है उसे परावर्तित कर देते हैं, सूरज की प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देते हैं, जिससे कूलिंग ग्लोबल कूलिंग की समस्या उत्पन्न होती है एरोसॉल की मात्रा वायु में बढ़ने से। धूम या कोहरा की बात करते हैं, स्मोक की बात करते हैं, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं धूम, तो ये प्रकाश आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी होने से रिकेट्स हो जाता है। धूम या कोहरा की मात्रा ज़्यादा होने से हम सभी जानते हैं आँखों में जलन होना शुरू हो जाती है, दिखाई देना कम हो जाता है, जिससे रोड एक्सीडेंट जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो ये धूम या कोहरा भी एक वायु प्रदूषक कहलाता है। अगला जो देखते हैं हम, फ्लाई ऐश। तो जो कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रह होते हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा विद्युत ग्रह हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, तो वहाँ पे कोयले को जलाया जाता है और बिजली बनाई जाती है। तो कोयले को जलने के बाद जो राख बचती है उसे ही हम फ्लाई ऐश कहते हैं। अत्यंत बारीक होती है तो हवा में मिल जाती है। तो ये फ्लाई ऐश इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में सिंगरौली में जो हमारा ताप विद्युत ग्रह है वहाँ पे फ्लाई ऐश के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये लंग्स में आसानी से पहुंच सकता है हमारे ट्रैकिया के माध्यम से, और लंग्स डिसीज़ कर सकता है, सांस लेने में समस्या हो सकती है, इसलिए फ्लाई ऐश भी एक प्रमुख वायु प्रदूषक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि फ्लाई ऐश के बहुत सारे ड्रॉबैक अकेले हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। फ्लाई ऐश का प्रयोग हम ईंट बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए कर सकते हैं। इससे बनी हुई रोड या ब्रिक्स काफ़ी मजबूत होती हैं। अगर किसी फ्लाई ऐश को किसी खेत में डाला जाए तो पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी उसकी बढ़ती है। तो फ्लाई ऐश भी एक वायु प्रदूषक है। अगला है हमारा निलंबित कणकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। अच्छा, आपने न्यूज़ में देखा होगा दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ जो पीएम है वो 2.5 है, ऐसा ऐसा आपने सुना होगा। तो पर्टिकुलेट मैटर, तो ये 1 से लेके 10 तक होते हैं, मतलब PM1 से PM10 तक होता है। जब किसी जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है और जब वो पूरी तरीके से नहीं जल पाता तो पारा, लेड इत्यादि के जो कण हैं वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और श्वसन के माध्यम से हमारे लंग्स तक पहुँचते हैं। तो वही आपके PM कहलाते हैं। पर्टिकुलेट मैटर मतलब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे कण। तो ये भी वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है और श्वसन जैसी समस्याओं का प्रमुख कारण है। ये तो हमने जान लिया कि वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्वसन की समस्या, ब्रीथिंग प्रॉब्लम इंसानों में बढ़ती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है, तो ब्रीथिंग जैसी समस्याएं आ जाती हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखों में जलन होती है, नाक में जलन होती है, इत्यादि समस्याएं, श्वसन संबंधी समस्याएं इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है। भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाना। देखिए, अब हमें पता है हमारी जो गाड़ियां हैं उनसे धुआं निकलता है और धुएं में होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, उस धुएं में होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसमें होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जब सभी चीज़ें पानी से मिलती हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या कार्बोनिक एसिड बनाती हैं और बारिश कर देती हैं, और इसी बारिश को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन जिसका pH है 5.5, तो एसिड रेन हो जाती है। और ये एसिड रेन मतलब हमारी मिट्टी की, मृदा की अम्लता को बढ़ाती है। हालांकि भारत की मिट्टी जो है वो क्षारीय प्रकृति की है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मिट्टी की अम्लता को बढ़ाने का काम हमारी एसिड रेन करती है, मतलब भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती है वायु प्रदूषण। कैंसर की संभावनाएं कैसे, हम सभी जानते हैं हमारे समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, और धीरे धीरे अगर ओजोन का क्षरण होता गया तो यूवी जो रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं वो क्या होगा, पृथ्वी तक आएंगी, हमारे शरीर तक आएंगी, और स्किन कैंसर जैसी डिसीज़ हमें सामना करना पड़ेगा वायु प्रदूषण के कारण। अंत में है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जब वातावरण में नाइट्रेट
ज़्यादा बढ़ता है, तो नाइट्रेट ज़्यादा होने से बच्चों में ये डिसीज़ हो जाती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे आप हार्ट में छेद होना की समस्या कह देते हैं कई बार। या जो हमारा, इसको हम आगे बायो में ज़्यादा अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे कि हमारा जो हार्ट के चैम्बर हैं उनमें बीच में एक होल हो जाता है, उसके कारण जो हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड है वो मिलना शुरू हो जाता है, तो वही एक ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाता है। बच्चों में ये होता है नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, तो नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नाइट्रेट कैसे आ रहा है? गाड़ियों के धुएं से, कारखानों के धुएं से, मतलब वायु प्रदूषण से। तो वायु प्रदूषण से मानव पर होने वाले प्रभाव क्या थे? श्वसन की समस्या थी, भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही थी, कैंसर की संभावना थी, आँख और नाक में जलन होना और ब्लू बेबी सिंड्रोम इत्यादि मानव पर प्रभाव डालता है वायु प्रदूषण। चलिए आगे देखते हैं। अब ये भी आपको पता होगा हर साल एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी होता है, तो 2020 में भी हुआ होगा। तो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है कि इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारा जो उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में आया है। गाज़ियाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा, विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में नाम आया है। अगर देखें कि सबसे गंदी वायु कहाँ की है, तो वो है बांग्लादेश, और भारत का स्थान जो है वो तीसरा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 3rd है। यही आप याद रखिएगा, ये करंट अफेयर से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे, एक और वायु प्रदूषण से हुई एक समस्या हुई थी जिसे हम भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। वो दिन था 3 दिसंबर 1984। ये दिन याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक कंपनी थी जो कि फर्टिलाइज़र्स बनाती थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, और वहाँ से एक गैस निकली जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC या मिक गैस, जो कि काफ़ी जहरीली गैस थी। उसका रिसाव हुआ और लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, और आज भी बहुत सारे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से वहाँ पर अपंग पाए जाते हैं। तो ये आपका भोपाल गैस कांड था। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखनी है वो 3 बातें हैं। पहला, दिनांक 3 दिसंबर 1984। दूसरा, कौन सी गैस थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। और तीसरा, कौन सी कंपनी थी, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो कि फर्टिलाइज़र्स बनाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये तो हमने सब जान लिया कि वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं, वायु प्रदूषण का मानव पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब अंत में हम बातें करेंगे कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हम या हमारी सरकार क्या क्या उपाय कर रही है। हमको भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। अपने पूरे जीवन काल में लगभग 5 से 10 पौधे तो हमें भी लगाने चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहला जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो है NGT। PSC में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, NGT का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का पूरा नाम है। NGT के गठन की बात करते हैं तो NGT को बनाया गया 18 अक्टूबर 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 में NGT का गठन हुआ। ठीक है, NGT की स्थापना क्यों की गई? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर तेज़ी से निपटारा करना है। पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले आते हैं, जैसे कि डैम बनाना है तो किसी नेशनल पार्क में से होके जा रहा है, कोई रोड बनानी है, कोई हाईवे बनाना है तो काफ़ी सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, या जो भी इंडस्ट्रीज़ गैसों का उत्सर्जन कर रही है ज़्यादा मात्रा में तो उत्सर्जन नहीं हो रहा, जो वेस्ट मटेरियल है जिन्हें नदी या तालाबों में छोड़ा जा रहा है क्या उसे संशोधित करके छोड़ा जा रहा है, इत्यादि चीज़ों पर ध्यान रखने का काम NGT करती है, जिसे 2010 में बनाया गया। NGT का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। आपके लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो बिंदु है वो ये है कि NGT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल जी जो है वो NGT के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला काम हम क्या कर रहे हैं, तो अगला काम हम कर रहे हैं ऑड इवन सिस्टम, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, जिसे 2016 में बनाया गया और 2019 में संशोधित किया गया।
अब ये ऑडिबल सिस्टम क्या है, तो हम सभी जानते हैं हमारी गाड़ी का एक नंबर होता है। गाड़ी का जो नंबर है उसका जो अंतिम डिजिट है वो विषम है या सम है, उसके आधार पर ये स्कीम है। तो ऑड इवन स्कीम से अर्थ है कि किसी निजी वाहन के नंबर की आखिरी डिजिट यदि विषम है तो वह वाहन विषम संख्या वाली तारीख में ही चलाया जाएगा, और यदि किसी वाहन के नंबर की आखिरी डिजिट सम है तो वह सम संख्या वाली तारीख के दिन ही चलाया जाएगा। और ये सब देखने के लिए कि दिल्ली की सड़कों पे काफ़ी कड़े इंतज़ाम हैं, कैमरास लगाए गए हैं, और इस नियम का उल्लंघन करने पे उनको काफ़ी जुर्माना भी देना होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ हाँ, पूरा दिल्ली में VS6 मानक की गाड़ियों को परमिशन मिली है ना, जिसके कारण वायु प्रदूषण को हम और भी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, अंत में हमने बनाया है वायु प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम 1981। हालांकि इस बात को समझिए कि जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में है, इसका एक गठन किया गया और एक संवैधानिक निकाय था। ठीक है ना। जब इसका गठन किया गया, कब, 1974 में। जब 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया और इसके अंदर शामिल कर दिया गया किसे, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, सितंबर 1974 में इसे शामिल कर दिया गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में, और इसी के अंदर कुछ समय बाद 1981 में शामिल कर दिया गया वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड। मतलब एक ही बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसके अंदर जल प्रदूषण का निवारण किया जाता है और वायु प्रदूषण का भी निवारण किया जाता है। तो ये हमने एक बोर्ड बनाया है। जानते हैं कि इस बोर्ड के काम क्या हैं। तो इस बोर्ड के काम, पहला काम है भारत सरकार को जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो सुझाव हैं वो देना, उन विषयों पे परामर्श करना, सजेशन देना, इस विभाग का काम होता है। अगला काम क्या होता है, जो लोग भी इस जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण के कामों में संलग्न हैं उन सभी को ट्रेनिंग देना। जब तक आप उन्हें प्रशिक्षण नहीं दोगे, कुछ योजनाएं नहीं बनाओगे, तब तक कार्य सुगम तरीके से नहीं हो पाएगा। राज्यों को और राज्यों की नदियों के बारे में जो मुद्दे हैं, नदियों के बारे में जो डिस्प्यूट है, राज्यों को सलाह देना, सजेशन देना, ये सारे कार्य जो है हमारा ये बोर्ड करता है। जल तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम अथवा निवारण एवं नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना तैयार करना और उसे निष्पादित करना, मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में अवगत कराना, इत्यादि कार्य इस बोर्ड के होते हैं। तो आई होप आपको इस सारी बातें समझ में आई होंगी कि वायु प्रदूषण क्या होता है। हमारे अगले वीडियो में हम जल प्रदूषण लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।